गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे हो और ठीक है। चलो आज हम फिर से अपने लाइफ गिविंग लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज वाटर। वाटर के बारे में हमने बहुत सारा ज्ञान हासिल किया। क्या क्या कि वाटर के सोर्सेस कौन कौन से हैं, वाटर अवेलेबल कितने अमाउंट में है, ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। वाटर साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? जब सन लाइट के गर्मी से या फिर किसी भी हॉटनेस की वजह से जब पानी गैस में चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्हेन वाटर चेंजेज इनटू वेपर विदाउट रीचिंग at the boiling point is called evaporation। बिना 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पहुंचे जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इवेपोरेशन, ठीक है। इसी इवेपोरेशन से बना हुआ जो वेपर होता है वो क्या होता है? वो ऊपर की तरफ उठता है। कैसे उठता है? ऊपर की तरफ। क्यों? इट इज द रूल ऑफ द साइंस। Whenever a matter that is hot, उसके जो अंदर के पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। हल्का होने की वजह से वो ऊपर की तरफ जाएगा और जो भारी चीजें होंगी वो नीचे की तरफ जाएंगी। तो इसी वजह से ये जो वेपर होता है ये जब गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर जाता है तो हमने ये भी पढ़ा है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है ऊपर और वो फिर जब डिक्रीजमेंट होती है टेम्परेचर की तो अगेन गैस किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। अगेन गैस किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। हमने पढ़ा है ना कि अगर किसी मैटर के 3 स्टेज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को हम बहुत गर्म करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है। और लिक्विड को और हम अगेन फर्दर गर्म करते हैं टेम्परेचर पे तो वो किस में चेंज हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये रिवर्स भी हो सकता है। हम गैस को अगर ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड को अगर ठंडा करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही साइकिल चलता है। सनलाइट या फिर किसी भी हीट की वजह से जो पानी होती है वो क्या होती है? इवेपोरेट होके गैस बन के ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद से वो ठंडा होती है। ठंडा होने के बाद से वो कंडेंस हो जाती है। गैसेस पहले पहले फैले रहते हैं, जब ठंडा होते हैं तो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं वाटर वेपर्स, ठीक है। और एक दूसरे से करीब हो गए और बादल बना लेते हैं। एक मॉइस्चर ऑफ वाटर का बादल बन जाता है और फिर वो बादल ट्रेवल करता है विद द हेल्प ऑफ द विंड। विंड के हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? ट्रेवल करता है। और हमें ये जान लेना चाहिए कि जहां पे गर्मी ज्यादा होती है, मान लो इस एरिया में बहुत गर्मी है, इस एरिया में बहुत गर्मी है, इस एरिया में क्या होगा? जिसका जो एयर होगा वो गर्म हो जाएगा और गर्म होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां बनेगा लो प्रेशर जोन, ठीक है। और जहां पे ठंडी है, मान लो कि ये बादल है, ये क्लाउड है। क्लाउड जो है वो हाई प्रेशर का जो क्लाउड होगा वो विंड के थ्रू क्या होगा? विंड के थ्रू ट्रेवल करेगा लो प्रेशर की तरफ। और लो प्रेशर में चूंकि यहाँ पे हवा तो होती नहीं है जो कि इस बादल को रोक सके। इधर तो हवा होती है बिकॉज जहाँ पे ठंडी होती है वहां पे एयर जो होता है प्रेजेंट होता है और वो इस बादल को नीचे गिरने नहीं देता है। लेकिन ये बादल हवा की वजह से क्या होती है? कहीं और ट्रेवल करती है। कहां से ट्रेवल करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और जब ट्रेवल करके यहां पहुंचती है तो यहां हवा होता नहीं है तो यहाँ पे बरसात हो जाती है, ठीक। देखते हो जब बारिश होने वाली होती है तो हवा चलती है, बिल्कुल एकदम गर्म गर्म मौसम रहता है, हमारा जो पसीना होता है एकदम गर्मी खत्म ही नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आज बारिश होने वाली है। ये जो विंड है जो क्लाउड को लेके लो प्रेशर जोन पे पहुंचता है, अब इसे सपोर्ट करने के लिए कोई एयर नहीं है,
कि यहाँ पे ये फ्लोट करे, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाती है, नीचे आएगी तो नीचे तो गर्मी है, तो ये लिक्विड फॉर्म में है, और गर्म करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी ये किसमें है, कंडेंस है, कंडेंस हुआ, और फिर जैसे जैसे बारिश का मौसम आता है देखते हो एकदम ठंडा हो जाता है बिल्कुल मौसम, गर्मी के बाद से एक ठंडी होती है, इसका मतलब समझ जाओ कि बारिश होने वाली है। तो गर्मी हुई, फिर ठंडी हुई, और उसके बाद से ये ठंडे होने पे ये जो गैस होता है, बादल होता है, वो लिक्विड में प्रेसिपिटेट हो जाता है। इतना हमने कल पढ़ा, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, स्नोफॉल कैसे होता है, तो स्नोफॉल कैसे होता है, मान लो कि बादल बहुत दिन से बन रहा है और उसमें क्या हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन होने की वजह से, बहुत ऊपर जो बादल बनते हैं उनका टेम्परेचर बहुत कम हो जाने की वजह से वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंडेंस होते होते आइस के फॉर्म में हो जाते हैं। किसके फॉर्म में हो जाते हैं, आइस के फॉर्म में, और फिर आइस के फॉर्म में बड़े बड़े आइस होते हैं, और जब वो गिरते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, तो जमीन पर आते आते जब वो कंप्लीटली लिक्विड में चेंज नहीं होते हैं, जमीन पे आते आते व्हेन दे डज नॉट चेंज कंप्लीटली इनटू लिक्विड, तो वो क्या हो जाते हैं, बर्फ के रूप में गिरते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं स्नोफॉल। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्नो, या फिर आप यूं कह लो कि पत्थर गिरना, वही पत्थर गिरना होता है, ठीक है। तो ये था वाटर साइकिल। अब हम कुछ वाटर के स्कैर्सिटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है वाटर। इसके आपको क्या जान लेना है, आपको जान लेना है कि इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, फ्रेश वाटर कितना है, साल्टी वाटर कितना है, और फिर ये जानना है कि वाटर के सोर्सेस कौन कौन से हैं, फिर ये जानना है कि कौन कौन से सोर्सेस से हम ज्यादा यूज करते हैं वाटर, एंड देन हमको ये जानना है कि वाटर साइकिल क्या होता है। तो वाटर साइकिल समझेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि वाटर की कभी भी अमाउंट में कमी नहीं होती है, वाटर कभी भी लॉस नहीं होता है। एक तो या तो वाटर जमीन के नीचे चला जाएगा, या फिर सूख के वेपोरेट होके इवेपोरेट होके ऊपर चला जाएगा, और फिर बादल बन के बरस जाएगा, ठीक है। तो एक बूंद भी वाटर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसका कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, ठीक है, फॉर्मेशन हो जाता है, यूज नहीं कहेंगे। अब आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और ये रन थ्रू आप लोग कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे ड्रॉट के बारे में। ड्रॉट, व्हाट इज ड्रॉट, तो ये बहुत आसान है। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, सूखा पड़ना। तो जब रेन बहुत दिनों तक नहीं होती है, हमने पढ़ा कि वाटर का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, रेन, ठीक है। रेन जब नहीं होती है तो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। तो हम कहेंगे द फेल्योर ऑफ मानसून, मानसून फॉर more than one season leads to drought, leads into drought. फेलियर ऑफ मानसून, ये तो ज्योग्राफी वाला है, वो हो गया, डेफिनेशन हो गया। हमने पढ़ा था कि मानसून क्लाइमेट क्या होता है, मानसून क्लाइमेट जिसमें रेनफॉल होती है, ठीक है, रेनफॉल होती है उसको मानसून क्लाइमेट बोलते हैं। तो रेनफॉल नहीं होना मतलब मानसून का फेल हो जाना, मानसून का नहीं आना। जब एक से दो बार मानसून नहीं आएगा तो उसके अगले बार क्या आ जाएगा, ड्रॉट आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। और सूखा पड़ने की वजह से क्या होगा, मान लो अगर आपके एरिया में 2-3 साल से बारिश नहीं हो रही है तो आप कोई भी क्रॉप को ग्रो नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, यू विल नॉट ग्रो राइस, व्हीट, मेज, नहीं ग्रो कर पाओगे, शुगर केन भी नहीं ग्रो कर पाओगे। इससे क्या होगा, फूड में स्कैर्सिटी आ जाएगी,
जब हमारा फूड प्रोडक्शन ही नहीं होगा 2 साल तक, तो क्या हो जाएगा, फूड में स्कार्सिटी आ जाएगी। और फूड में स्कार्सिटी, फूड में कमी आने की वजह से जो फूड पे डिपेंडेंट लोग हैं, जैसे कि किसान जिसका घर चलता है खेती से, ठीक है, और जो छोटे मोटे व्यापारी जो उसी को बेच के अपना घर चलाते हैं, उनका तो खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है, फूड की स्कार्सिटी हो जाएगी। तो इसके बाद से आता है फेमाइन, अकाल पड़ जाता है। अकाल का मतलब लोग भूख से मरने लगते हैं, ठीक है। तो ये है ड्रॉट। और भी क्या हो सकता है, ड्रॉट नहीं होने की वजह से हमारा जो लैंड वाटर है, डीप वाटर, जिसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, वो क्या होगा, मान लो कि हमने पढ़ा था कि ग्राउंड वाटर यहाँ पे मौजूद होता है, और फिर हम इसमें हैंड पंप डालते हैं और इससे वाटर को हम ले लेते हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ा था। तो ये बनता कैसे था, हमने ये भी पढ़ा था कि जब रेन इस पे बरसती है सरफेस पे, तो ये क्या होती है, सिक करके परकोलेट होके ये इधर को पहुंचती है, ठीक है, परकोलेट होके ये यहाँ को पहुंचती है। अब मान लो 2-3 साल तक रेन ही नहीं हुआ, और हम क्या कर रहे हैं, रेगुलरली इस वाटर को ऊपर खींच रहे हैं अपने यूज के लिए, इस वाटर को हम ऊपर ला रहे हैं, इस वाटर को, तो इस वाटर में कमी हो जाएगी। पहले इसका लेवल यहाँ था, अब इसका लेवल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, पहले इसका लेवल यहाँ था, अब ये यहाँ आ जाएगा, मतलब इसकी कमी हो जाएगी। तो फिर मान लो जिसका पाइप यहाँ पे है, वो क्या होगा, उसके कल में पानी नहीं आएगा, उसके कल में क्या होगा, उसके हैंडपंप में पानी आना बंद हो जाएगा। गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी डाउन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, जिससे कि पानी की भी कमी हो जाएगी, पानी की भी कमी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि फेमाइन, दूसरा पॉइंट वाटर स्कार्सिटी। अब वाटर स्कार्सिटी होगी तो क्या होगा, वाटर स्कार्सिटी होगी तो इंसान पानी के बिना भी मरेगा, जानवर भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, उनको भी पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। सारे पॉन्ड्स, गड्ढे, रिवर, ये सब क्या हो जाएंगे, लगभग सूख से जाएंगे, गॉट इट, पेरिनियल रिवर को छोड़ के, समझ रहे हो। तो ये ड्रॉट की वजह से क्या होता है, ड्रॉट की वजह से होता है फेमाइन, वाटर की कमी, और इस वाटर की कमी की वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है वो क्या हो जाता है, ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर में कमी आ जाएगी। उसी ग्राउंड वाटर को तो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट है, आप लोग पिक्चर में देख सकते हो कि फेमाइन आता है तो एकदम जमीन प्यासे हो जाते हैं, उनमें क्रैक्स आ जाती हैं, ठीक है, कोई भी क्रॉप वहां पे ग्रो नहीं हो सकता है, गॉट इट। अब है नेक्स्ट फ्लड। नेक्स्ट क्या है, फ्लड। देखो ड्रॉट कैसे आता है, जब रेनफॉल नहीं होता है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ मानसून और रेनफॉल, ड्रॉट अकर्स, सूखा तभी पड़ता है, ठीक है। एक साल नहीं, 2-3 साल अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो ड्रॉट हो सकता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से फेमाइन आ जाएगी। फेमाइन का मतलब अकाल, मतलब फूड प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी और लोगों की भूखमरी से मौत होने लगती है, ठीक है। वाटर टेबल में कमी आ जाती है, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है वो भी डाउन चला जाता है, ठीक है। तो ड्रॉट के बारे में आप लोग डिटेल लिखना। फिर फ्लड क्या है, व्हेन, जैसे इसका बिल्कुल उल्टा, ये भी एक क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, दिस इज अ नेचुरल डिजास्टर, ड्रॉट इज अ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर क्यों बोलेंगे, जिसके वजह से इंसानों की मौत होती है, लाइफ की मौत होती है, वेल्थ का खात्मा होता है, उसको हम डिजास्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रॉट भी एक नेचुरल डिजास्टर। फ्लड जब एक्सेसिव रेनफॉल होता है, फ्लड में क्या होगा, फ्लड जब बहुत रेनफॉल होता है तो नदियां भरने लगती हैं, क्या होती हैं, नदियां
भरने लगती हैं, अपने बैंक से भी ऊपर बहने लगती हैं, डेंजर लेवल से भी ऊपर बहने लगती हैं। और एंड ड्यू टू द हैवी रेनफॉल, जो हमारा कैचमेंट एरिया होता है, कैचमेंट एरिया मतलब जहां पे पानी लग सकता है, जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, छोटे मोटे गड्ढे हो गए, ओके, लेक्स हो गए, वो भी ओवरफ्लो करने लगते हैं। ठीक है, हमारा वाटर जो पानी जमीन होती है, जितना पानी वो सोख सकती है वो भी सोख लेती है, अब उसका भी लिमिट खत्म हो जाता है। तो अब एक्सेसिव रेनफॉल जब होगा तो नदियों को भर देगा, फिर डैम्स जो है वो टूटने की कगार पर आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है, डैम को टूटने से बचाने के लिए डैम को खोलना पड़ता है, और वहां से 5 लाख 10 लाख क्यूसेक वाटर आती है और जितने एरिया में पहुंचती है उसको जलजला में बदल देती है, वहां पे फ्लड आ जाता है। तो फ्लड कैसे आता है, इट इज हैपन ओके, ऐसे लिखेंगे, ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, ऐसे लिखो, ड्यू टू एक्सेसिव rainfall, all the water bodies get overflow, which leads to what? Which leads to submergence of adjacent area or land. ओके, जब एक्सेसिव रेनफॉल होता है, नदियां क्या होती हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं, चाहे वो रिवर्स हो, लेक्स हो, पॉन्ड्स हो, सब क्या होती है, ओवरफ्लो हो जाती हैं, और इसके वजह से जो उसके एडजेसेंट लैंड होता है, आसपास का जो लैंड होता है वो डूब जाता है, सबमर्ज हो जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बाढ़ बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं। इस बार बिहार, नेपाल, आसाम, नेपाल और इवन चाइना, ये जो कंट्रीज या फिर कंट्रीज के जो हिस्से हैं, ये हैवी फ्लड के इस बार शिकार बने। सबसे ज्यादा बिहार, गॉट इट, 2 बार यहाँ पे फ्लड आया। अब फ्लड की वजह से क्या होगा, अगेन इट विल लीड्स टू द लॉस ऑफ लाइव्स एंड वेल्थ। यहाँ पे इंसानों की, जानवरों की, और साथ ही साथ जो वेल्थ होता है, घर का टूट जाना, लोगों का प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाना, ये सब होता है। ठीक है, तो ये है फ्लड। समझ गया फ्लड के बारे में। अब इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। अच्छा, ड्रॉट को कैसे रिड्यूस किया जाता है, तो ड्रॉट को अगर रिड्यूस करना है तो आपको क्या करना होगा, इसका एक ही उपाय है, फॉरेस्टेशन। यू विल हैव टू डू एफॉरेस्टेशन। बहुत सारा पेड़ लगाओगे तो एरिया ठंडा रहेगा और प्रेसिपिटेशन होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, अगर आप सूखा कब पड़ता है, जब फॉरेस्ट नहीं होते हैं, जहां पे फॉरेस्ट नहीं होते अक्सर वहां पे रेनफॉल नहीं होता है। तो ड्रॉट को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, मींस ड्रॉट से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, यू हैव टू डू एफॉरेस्टेशन। और फ्लड से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, फ्लड से बचने के लिए हमें करना होगा, हमारी जो नदियां हैं, हमारे जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज हैं, उनको हमेशा क्लीन करते रहना होगा। ठीक है, ताकि वो जल्दी भरे ना, समझ रहे हो। और डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो कैनाल है उसको साफ करते रहना होगा। जैसे कि ये छोटे छोटे कैनाल्स हैं, ये देखो जाम पड़े हुए हैं, तब इनमें पानी आएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो उस रास्ते से तो जाएगा नहीं, वहीं पे ओवरफ्लो होके बाढ़ में तब्दील हो जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बड़े बड़े बैरेजेस होते हैं या फिर जो बड़े बड़े बांध होते हैं, उनको मजबूती से बनाना होगा और उन बांधों पे फॉरेस्टेशन का काम करना होगा, ताकि उनमें सॉइल इरोजन ना हो। सॉइल इरोजन नहीं होगा, इसका मतलब वो बांध टूटेंगे नहीं, और जब नहीं टूटेंगे तो हम बाढ़ से बच सकते हैं। ठीक है, बाढ़ से हम बच सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग होमवर्क करोगे ड्रॉट क्या होता है, व्हाट इज ड्रॉट, व्हाट इज द रीजन ऑफ ड्रॉट एंड हाउ कैन वी ओवरकम द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। हम ड्रॉट के ऊपर इफेक्ट कैसे कम कर सकते हैं। सेम चीज फ्लड में भी लिखना, व्हाट इज फ्लड, व्हाट आर द रीजन ऑफ फ्लड एंड हाउ कैन वी ओवरकम द फ्लड। हम फ्लड को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है।